मैं हूं वारिस इकबाल, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने प्यारों को भेजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है एक नई वीडियो, और आज की इस वीडियो का मौजू है पतरस बुखारी के मज़ामीन में से एक बहुत ही मशहूर मज़मून लाहौर का जुग्राफिया का तनकीदी जायज़ा। ये वीडियो कैम्ब्रिज फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू 3247 और इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर के निसाब के मुताबिक है। ज़ेरे मुताला मज़मून लाहौर का जुग्राफिया के जायज़े से पहले ज़रूरी है कि हम इस मज़मून के मुसन्निफ़ पतरस बुखारी के बारे में कुछ बात कर लें। पतरस बुखारी उर्दू अदब की एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं। उर्दू अदब में वो बहैसियत मिज़ाह निगार जाने जाते हैं, लेकिन वो अफसाना निगार, मुतरजम, शायर, नक्काद, मुअल्लिम, माहिर नशरियात और एक मोतबर सिफारतकार के तौर पर भी मशहूर हैं। पतरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था। पेशावर में एडवर्ड मिशन स्कूल से मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी में एमए किया और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब की डिग्री लेने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेज़ी के उस्ताद बन गए। उनकी अंग्रेज़ी साला पाई की थी कि उन्होंने अमेरिका में अंग्रेज़ी पढ़ाई। पतरस अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के पहले मुस्तकिल मंदूब की हैसियत से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा अमेरिका में गुजारा, वहीं वफ़ात पाई और वहीं दफन हुए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऑल इंडिया रेडियो पर भी काम किया और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल के तौर पर भी फ़राइज़ सरअंजाम दिए। लिखने का आगाज़ सिविल एंड मिलिट्री गज़ट में कॉलम लिखने से किया। ये अखबार उस वक्त का बहुत ही मशहूर अखबार था। समझें अपने वक्त का पाकिस्तान टाइम्स। पतरस अपने स्कूल एडवर्ड मिशन स्कूल पेशावर के हेडमास्टर पीटर वॉटकिंस से बहुत मुतासिर थे, इसलिए कलमी नाम पीटर इख्तियार किया, जिससे बाद में पतरस में तब्दील कर लिया। उनके कलमी नाम पतरस की वजह उनके भाई कुछ इस तरीके से बताते हैं कि मेरे भाई का पूरा नाम पीर सैयद अहमद शाह बुखारी था। हमारे हेडमास्टर पेशावर में मिस्टर वॉटकिंस ने उन्हें उनके पहले नाम पीर से मुखातिब किया, लेकिन वो पीर कहने की बजाय उन्हें पैर कहते थे, जो फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है। फ्रांसीसी में इस लफ्ज़ का मतलब पीटर है, जिसे यूनानी में पेट्रस कहा जाता है। इसी ममासलत के नतीजे में मेरे भाई ने अपने नाम के तौर पर पेट्रस यानी पतरस नाम इख्तियार कर लिया। मैं यहाँ बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत से लोग पतरस को पितरस कहते हैं, अगरचे ये गलत उलाम है। दुरुस्त लफ्ज़ पतरस ही है और पतरस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मशहूर हवारी थे। उर्दू अदब में अगरचे पतरस बुखारी ने कई असनाफ में तबाह आज़माई की, मगर उन्हें शोहरत बहैसियत मिज़ाह निगार की हासिल हुई। आले अहमद सुरूर एक बहुत मशहूर और बड़े नक्काद हैं और वो पतरस के बारे में लिखते हैं कि पतरस ने बहुत थोड़े मज़ामीन लिखे, मगर फिर भी हमारे चोटी के मिज़ाह निगारों में शुमार होते हैं। पतरस चूँकि मिज़ाह निगार थे, इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम मिज़ाह निगारी के हवाले से भी जान लें, और हमारे पास इल्म का ये वसीला है मशहूर नक्काद वज़ीर आगा।
وزیر آغا مزاح کے حوالے سے لکھتے ہیں، مزاح نگار اپنی نگاہ کی دوربین سے زندگی کی ان ناہمواریوں کو دیکھ لیتا ہے جو ایک عام انسان کی نگاہوں سے اوجھل رہتی ہیں۔ ان ناہمواریوں کی طرف اس کا زاویہ نگاہ ہمدردانہ ہوتا ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ہر انسان معاشرے میں اپنے ارد گرد موجود ناہمواریوں کو دیکھتا ہے، کچھ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، کچھ انہیں بیان کرتے ہیں، کچھ بیان نہیں کر پاتے، کچھ بہت اچھا بیان کرتے ہیں۔ جو بہت اچھا بیان کرتے ہیں انہیں اچھا بیان کرنے کا سلیقہ آتا ہے، یعنی اسلوب آتا ہے۔ تو آئیے تفصیل سے پطرس بخاری کے اسلوب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پطرس بخاری کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے واقعات سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً ان کے مضمون لاہور کا جغرافیہ کو ہی لیجیے۔ تانگے کے وجود میں آنے والے واقعے نے اس پورے حصے کو پرلطف بنا دیا جس میں یہ بات کی گئی، اور پطرس اس میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگ زیادہ عبرت پکڑنے کے لیے ان تختوں کے نیچے کہیں کہیں دو ایک پہیے لگا لیتے ہیں اور سامنے دو ہک لگا کر ان میں ایک گھوڑا ٹانک دیتے ہیں۔ اصطلاح میں اس کو تانگا کہتے ہیں۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے جا کر گھوڑے کا جو نفسیاتی نقشہ کھینچا ہے وہ بھی کاری کو گدگدانے کا کام کرتا ہے۔ پطرس بخاری دوسرے پر طنز کے تیر چلانے کی بجائے خود کو ہی تختہ مشق بناتے ہیں اور قاری کو ہنسنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ وہ اپنے مضامین کو شگفتگی، برجستگی، روانی اور توانائی سے کسی دلہن کی طرح سجا کر انہیں اردو کے اعلیٰ پائے کے ادب کی صف میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ یہ شگفتگی وہ نئی نئی تراکیب بنا کر بھی پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بناسپتی گھوڑے، اسی طرح طلبہ کی اقسام، جلالی، جمالی، خیالی وغیرہ وغیرہ۔ ان کی تحریروں میں مزاح کی فراوانی تو ہے ہی، مگر طنز کے نشتر کی کاٹ کی بجائے پھولوں سا گداز موجود ہوتا ہے۔ وہ طنز کو مزاح کی شیرینی میں اس خوبی سے پیش کرتے ہیں کہ طنز کی تلخی زیر لب تبسم میں بدل جاتی ہے۔ ان کے مضامین کتے اور لاہور کا جغرافیہ ان کے لطیف طنز کی عمدہ مثالیں ہیں۔ قدیم زمانے میں خندقیں وغیرہ جنگ کے حالات میں بنائی جاتی تھیں اور یہ دشمن کے خلاف ایک بہترین حکمت عملی ہوتی تھی۔ یہ جنگی حکمت عملیاں کسی کی قسمت میں تخت لکھتی تھیں اور کسی کی قسمت میں تختہ۔ پطرس نے لاہور کی سڑکوں کے گڑھوں کو ان خندقوں سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہہ کر قاری کے لبوں پر مسکان بکھیر دی کہ آج کل بھی کئی لوگوں کے تختے یہاں الٹتے ہیں۔ اب یہ بات کرنے کے پیچھے دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان گڑھوں میں گر کر لوگ الٹتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سڑکوں کے برے حالات کا مسئلہ حکومتوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے، یعنی ان کے تختے الٹتے ہیں۔ مضامین پطرس کے مطالعے سے انسانی نفسیات پر ان کی بھرپور گرفت، زبردست قوت مشاہدہ اور تخیل کی بلند پروازی کا اندازہ ہوتا ہے۔ پطرس کے مزاح میں تمسخر اور مضحکہ خیزی کا دخل نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ زندگی کے مزاح انگیز پہلوؤں کی عکاسی کی ہے اور قارئین کے لیے شائستہ مزاح کا سامان فراہم کیا ہے۔ پطرس نے بہت کم لکھا اور جتنا لکھا اس کی بنیاد پر وہ اردو ادب میں ایک اعلیٰ
مقام پانے میں کامیاب بھی ہوئے۔ ان کے اسلوب کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بہت سادہ لکھا، نہ لمبی چوڑی تقریریں کیں، نہ قاری کو کچھ پڑھانے یا سکھانے کے لیے جتن کیے، اور نہ ہی لفظوں کی جادوگری دکھانے کی کوشش کی۔ یہ تو تھا ایک مختصر سا بیان پطرس کے مزاح کے حوالے سے۔ آئیے اب پطرس کے مضمون لاہور کا جغرافیہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ لاہور سے پطرس کو خاص ہی محبت تھی۔ لاہور کا تذکرہ وہ اپنے کئی مضامین میں کرتے ہیں۔ مثلاً ہاسٹل میں پڑھنا میں لکھتے ہیں کہ ہمارے والد، ہیڈ ماسٹر صاحب اور تحصیلدار صاحب، ان تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لاہور بھیج دیا جائے۔ جب ہم نے یہ خبر سنی تو شروع میں ہمیں سخت مایوسی ہوئی، لیکن جب ادھر ادھر کے لوگوں سے لاہور کے حالات سنے تو معلوم ہوا کہ لندن اور لاہور میں چنداں فرق نہیں۔ بعض واقف کار دوستوں نے سینما کے حالات پر روشنی ڈالی، بعض نے تھیٹروں کے مقاصد سے آگاہ کیا، بعض نے ٹھنڈی سڑک وغیرہ کے مشاغل کو سلجھا کر سمجھایا، بعض نے شاہدرے اور شالامار کی ارمان انگیز فضا کا نقشہ کھینچا۔ چنانچہ جب لاہور کا جغرافیہ پوری طرح ہمارے ذہن نشین ہو گیا تو ثابت یہ ہوا کہ خوشگوار مقام ہے۔ اسی طریقے سے لاہور کے بارے میں بلکہ لاہور کے لوگوں کے بارے میں اپنے ایک مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی میں لکھتے ہیں کہ اس وقت اس لاہور شہر میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا مافیا سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے۔ پطرس کی ایک اور خوبی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ان کا فلسفیانہ رنگ بھی ہے۔ وہ باتوں کو بڑے عجیب انداز میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیا جہان کالجز میں پڑھتی ہے، ہاسٹل میں رہتی ہے۔ کالج میں پڑھنا، ہاسٹل میں رہنا، یہ ترکیب ہے جو زبان میں استعمال ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس کے بالکل مختلف ترکیب استعمال کی، اور وہ ہے ہاسٹل میں پڑھنا۔ اب ہاسٹل میں پڑھا نہیں جاتا، رہا جاتا ہے، اور رہنے کے لیے انہوں نے پڑھنا کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے پیچھے بڑا فلسفہ ہے۔ اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ پڑھنا مجبوری کا ہوتا ہے، رہنا مرضی سے رہتے ہیں۔ تو ہاسٹل میں رہا نہیں جاتا، ہاسٹل میں گھر نہیں بنایا جاتا، ہاسٹل میں اپنے نہیں ہوتے، ہاسٹل میں محدود وقت کے لیے انسان ایک طرح سے پڑھتا ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ ان کی تحریروں میں فلسفیانہ رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ تحریف نگاری کی ترکیب انگریزی کے لفظ پیروڈی کا اردو ترجمہ ہے۔ آپ میں سے بہت سو نے یہ ترکیب سنی ہوگی، بہت سو کے علم میں یہ نہیں ہوگی۔ بہرحال اس کا مطلب یعنی پیروڈی کا مطلب وہ صنف ظرافت ہے جس میں کسی نظم یا نثر کی نقل اتاری گئی ہو، یا یوں کہیے کہ خیالات کو یوں بدلا ہو کہ زاہیہ تاثر پیدا ہو گیا ہو۔ ڈاکٹر وزیر آغا اور تمکین قاسمی نے پطرس کے مضامین سے اردو کی آخری کتاب اور لاہور کا جغرافیہ کو اردو کی پہلی باقاعدہ پیروڈی قرار دیا ہے۔ دونوں کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ان سے پہلے بھی شعری اور نثری پیروڈیاں لکھی گئی ہیں، لیکن اس فن کو شعوری طور پر پطرس نے اپنایا اور برتا۔ لاہور کا جغرافیہ بھی تحریف کی زندہ مثال ہے۔ یہ تحریف لفظی نہیں بلکہ ایک خاص انداز کی تحریر ہے۔ یہ پیروڈی
नहायत बेसाख्ता अंदाज से शुरू होती है। आम तौर पर किसी जगह की तलाश के लिए नक्शे की ही ज़रूरत होती है, लेकिन पतरस नक्शे की पैरोडी एक जुमले में कर देते हैं। लाहौर लाहौर है। अगर इस पते से आपको लाहौर नहीं मिल सकता तो आपकी तालीम नाकिस और आपकी ज़हानत फातिर है। असल में ये वो जुमला है जो लाहौर के बाशिंदे फ़ख्रिया इस्तेमाल करते हैं, जबकि लाहौर की किसी खामी को देखते हुए यही जुमला तंज़िया भी इस्तेमाल किया जाता है। यूं ये जुमला लाहौर की पहचान बन गया है, और पतरस तो उस शख्स के इल्म व दानिश पर ही एतराज़ उठा रहे हैं जिसको इस जुमले का नहीं पता। इस मज़मून में तराकीब की पैरोडी भी बहुत खूबसूरत अंदाज में मिलती है। मसलन जब कोई रिवायत या किसी का कोई फरमान बयान किया जाता है तो उसके बयान करने वाले को रावी कहा जाता है। रावी को सच्चा या उसके बयान को सच्चा मानने के लिए कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं जिनके मयार पर उस रिवायत या बयान को परखा जाता है। अगर कोई रिवायत या रिवायत बयान करने वाला उस बयान पर दुरुस्त साबित ना हो तो कहा जाता है कि रावी ज़ईफ़ है, यानी रावी कमज़ोर है, रावी नातवा है, या बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि रावी झूठा है। पतरस यही बात तरियाए रावी के लिए इस्तेमाल करके न सिर्फ मज़मून में मिज़ाह पैदा करते हैं बल्कि हल्का सा तंज़ भी फरमाते हैं। लिखते हैं कि इसी को इस्तिलाह में रावी ज़ईफ़ कहते हैं। मिलने का पता ये है कि शहर के करीब 2 पुल बने हैं, उनके नीचे रेत में दरिया लेटा रहता है, बहने का शगल अरसे से बंद है। तलबा को पैदावार कहना भी खूबसूरत पैरोडी है। इस मौजू पे हम कुछ तफसील से बात आगे जाके करेंगे। पतरस के यहाँ तंज की एक आला पाए की किस्म पाई जाती है जिसे हम तंज़े लतीफ़ कह सकते हैं। उन्होंने लाहौर पर हमलावरों का जिक्र यूं किया है जैसे लोग फूल बरसाने वालों का जिक्र किया करते हैं। बैरूनी हमलावरों ने लाहौर को ताराज ही नहीं किया बल्कि उसकी सकाफत और तमद्दुन को भी मुतासिर किया। ये हमलावर ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों की तरफ से वारिद हुए थे, लेकिन पतरस ने हमलावरों की एक और किस्म दरियाफ्त कर ली है। वो है यूपी के हमलावर जिनके पास न तलवार थी, न तोप, न भाला, बल्कि उन्होंने ज़बान उर्दू से हमला किया। दरअसल उन्होंने कारी की तवज्जो लाहौर की बोलियों की तरफ दिलाई है जो उर्दू के असरात से महफूज न रहीं। ये जिक्र भी उन्होंने बड़े लतीफ़ पैराए में करके बहस का एक नया बाब भी खोल दिया है। फरमाते हैं, वस्त एशिया के हमला आवर पेशावर के रास्ते और यूपी के रास्ते वारिद होते हैं। अव्वलुज़्ज़िक्र अहले सैफ कहलाते हैं और गज़नवी या गौरी तखल्लुस करते हैं। मुअख्खरुज़्ज़िक्र अहले ज़बान कहलाते हैं। यानी जो पहले हैं, जो पेशावर के रास्ते से हमलावर होते हैं, उन्हें अहले सैफ कहते हैं, यानी तलवार के धनी कहते हैं। और जो दूसरे हैं, मुअख्खरुज़्ज़िक्र, जो यूपी के रास्ते से आते हैं, उन्हें अहले ज़बान, यानी ज़बान के धनी कहते हैं। एक और लतीफ़ तंज़ की मिसाल शेर शाह सूरी की सड़क का जिक्र है जो यकीनन कदीम सड़क है, लेकिन उसे आसार कदीमा में शुमार करने का मतलब ये है कि उसकी तरफ वैसी ही तवज्जो दी जाए जैसी कि ज़रूरत है और लोग उसे आसार कदीमा के तौर पर देखने के लिए सैर को आएं। आसार कदीमा इस्तेमाल के काबिल नहीं होते।
रहने के काबिल नहीं होते। उसमें अगर सड़कें होती हैं तो वो गाड़ियां दौड़ाने के काबिल नहीं होती, बल्कि उन्हें इतना काबिल बना दिया जाता है कि बस वो देखने के लायक रहें, लोग आएं और माजी की तारीफ करके चले जाएं। तो यहाँ वो लाहौर की इंतज़ामिया पर एक खूबसूरत तंज कर रहे हैं कि उन्होंने कदीम सड़क को वाक़ियतन आसार कदीमा बना दिया, ऊपर से इस अजूबा सड़क पर तांगा चला दिया जो बज़ाते खुद एक काबिल दीद शय है। तो इस हवाले से लिखते हैं कि जो सड़क बल खाती हुई लाहौर के बाज़ारों में से गुजरती है, ये वही सड़क है जिसे शेर शाह सूरी ने बनाया था, या आसार कदीमा में शुमार होती है और बेहद एहतराम की नज़रों से देखी जाती है। चुनाचे इसमें किसी किस्म का रद्द बदल गवारा नहीं किया जाता। वो कदीम तारीखी गढ़े और खंदकें जूं की तू मौजूद हैं, जिन्होंने कई सल्तनतों के तख्ते उलट दिए थे। आज कल भी कई लोगों के तख्ते यहाँ उलटते हैं। पतरस का खासा है कि वो मकसदियत को कभी भी नहीं छोड़ते। अपने मज़ामीन में ऐसी ऐसी संजीदा बातें हल्के फुल्के अंदाज में कर जाते हैं जिन पर सोच विचार करना वक्त की ज़रूरत होती है। लाहौर की आबादी में इजाफे की वजह से लाहौर के बढ़ने के बारे में ज़िम्मेदारान की तवज्जो इस संजीदा मसले की तरफ दिलाते हुए कहते हैं कि 10-20 साल में लाहौर एक सूबा होगा जिसका दारुल हुकूमत पंजाब होगा। इसी तरह ये कहना कि गोया ये तौसी एक आर्जा है और जो इसके जिस्म को लाहक है। इसी तरह लाहौर में गर्द और धुएं जैसे मसाइल की तरफ भी तवज्जो दिलाते हुए लिखते हैं, कमेटी ने जाबजा धुएं और गर्द के मुहैया करने के लिए मरकज खोल दिए हैं, जहां ये मुरक्कबात मुफ्त तकसीम किए जाते हैं। उम्मीद की जाती है कि इससे नहायत तसल्ली बख्श नताइज बरामद होंगे। वो अपने मजमून में तारीखी शख्सियात या वाक़यात का हवाला देकर कारी की तवज्जो को कायम रखते हैं। होम रूल तहरीक के आज़ादी का एक अहम वाक़या है, बल्कि एक अहम तहरीक है। ये तहरीक आयरिश तहरीक होम रूल से मुतासिर होकर 1916 में हिंदुस्तान में शुरू की गई, जिसकी रहनुमा एनी बेसेंट थी और जिसका मकसद ये था कि इलाकों को आज़ाद किया जाए या उन्हें खुद मुख्तारी दी जाए। इसी तरह निज़ाम सक्का की इस्तिलाह हमारे अदब व तारीख का हिस्सा है। कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से जंग हारने के बाद दरबदर फिर रहा था कि रास्ते में एक दरिया आ गया। हुमायूं को तैराकी नहीं आती थी। वहीं पे निज़ाम नामी माशकी मौजूद था जिसने हुमायूं को दरिया पार करने में मदद फराहम की। कहा जाता है कि जब हुमायूं को दोबारा इक़्तिदार हासिल हुआ तो उसने उस सक्का निज़ाम को 1 दिन की हुकूमत दी, बाज़ लोगों के नज़दीक 2 दिन की हुकूमत दी। तो जिस सुबह उसे हुकूमत मिलनी थी, उस रात निज़ाम ने सोचा कि वो कुछ ऐसा काम करे कि बहुत सी दौलत हासिल कर ले। चुनाचे उसने सारी रात लगाकर चमड़े के सिक्के बनाए और अगले दिन तख्त पर बैठते ही ऐलान किया कि आइंदा से चमड़े के सिक्के चलेंगे, इसलिए सब लोग सोने के सिक्के दरबार में जमा करवा कर उनके बदले में चमड़े के सिक्के ले लें। इसी तरह उसने खजाने के सिक्के भी चमड़े के सिक्कों से बदलकर अपनी नस्लों के लिए ढेरों सोना जमा कर लिया। इसी तरह की और कई कहानियां निज़ाम सक्का से मुंसलिक हैं।
पतरस ने इन दोनों तारीखी हवालों को लाहौर के हालात पर लागू करते हुए बहुत खूबसूरत मज़ाह पैदा करने की कोशिश की है। कारी की सोच को नया रुख भी दिया है कि लाहौर में पानी की फराहमी और बारिश के बाद के मसले, दोनों मसाइल को एक करके उसे निज़ाम सक्का के दौर के साथ जोड़ देते हैं। हालांकि निज़ाम सक्का कोई निज़ाम नहीं था, बल्कि किसी ज़रख़े ज़हन की कहानी थी। लिखते हैं कि लाहौर के लोगों ने मुतालबा किया है कि उन्हें भी आबो हवा दी जाए। अब चूंकि होम रूल का दौर हो तो हो सकता है कि हुकूमत उनका ये मुतालबा तस्लीम कर ले। इसी तरह लिखते हैं कि लोगों को पानी की फरावानी की एक स्कीम निज़ाम सक्का के दौर की चली आ रही है, मगर मसला ये है कि उस ज़माने के अहकामात के कागज़ात कहीं गुम हो गए हैं। जो मौजूदा हैं उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसलिए लाहौर को पानी की फराहमी में मज़ीद कुछ वक्त लग जाएगा। वक्ती तौर पर फैसला ये किया गया है कि बारिश के पानी को निकलने ना दिया जाए, यूं हर मोहल्ले का अपना एक दरिया हो। पतरस बुखारी अपने मजमून लाहौर का जुग्राफिया में मज़ाह के लतीफ़ पैराए में आम लोगों की तरबियत करते हुए भी दिखाई देते हैं। इश्तिहारात का मसला हर बड़े शहर के मसाइल में से एक मसला है। वो बहुत तफसील से इश्तिहारात की अक़साम बताते हुए अवाम उन्नास की तवज्जो इस अहम मसले की तरफ दिलाते हैं। वो लिखते हैं कि दरवाजे के ऊपर बूट पॉलिश का इश्तिहार है, दाईं तरफ ताज़ा मक्खन मिलने का पता दर्ज है, बाईं तरफ हाफिज की गोलियों का बयान है। इस खिड़की के ऊपर अंजुमने खुद्दामे मिल्लत के जलसे का प्रोग्राम चस्पा है। उस खिड़की पर किसी मशहूर लीडर के खानगी हालात बिलवजाहत बयान कर दिए हैं। अकबी दीवार पर सर्कस के तमाम जानवरों की फहरिस्त है और अस्तबल के दरवाजे पर मिस नगमा जान की तस्वीर और उनकी फिल्म के महासिन गिनवार रखे हैं। ये इश्तिहारात बड़ी सूरत से बदलते रहते हैं और हर नया मुजदा और हर नई दरियाफ्त या ईजाद या इनकलाब अजीम की इब्तला चश्मे सदन में हर साकिन चीज पर लेप दी जाती है। इसलिए इमारतों की ज़ाहरी सूरत हर लम्हा बदलती रहती है और उनके पहचानने में खुद शहर के लोगों को बहुत दिक्कत पेश आती है। ख़ास बात यह है कि इन इश्तिहारों का जिक्र वो इस खूबी से करते हैं कि शहर में होने वाली सरगर्मियों की एक मुकम्मल तस्वीर भी हमारे सामने खींच देते हैं। पैदावार की इस्तिलाह आम तौर पर फसल के लिए या चीज़ों वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन पतरस बुखारी ने ये इस्तिलाह तलबा के लिए इस्तेमाल की है। जिस तरह पैदावार में कसरत और तनव्वु यानी वैरायटी का पहलू नुमायां होता है, उन्होंने पैदावार ही की तरह तलबा की अक़साम बयान की है। कॉलेज हॉस्टल में एक लंबे अरसे तक रहने की वजह से उन्होंने तलबा की इन अक़साम का यकीनन करीबी मुशाहिदा किया हुआ था, जब भी तो उन्होंने हर किस्म से वाबस्ता जुज़ियात को तफसीलन बयान किया है। अगरचे किरदारों की खुसूसियात होती हैं, लेकिन उन्होंने हर खुसूसियत को इस तफसील से बयान किया है कि हमें जुज़ियात की इस्तिलाह इस्तेमाल करना पड़ रही है। मज़मून के इस हिस्से को तलबा बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो खुद को किसी न किसी किस्म में तलाश करते हैं। बहुत से पतरस की दानाई पर रश करते दिखाई देते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि हम ऐसे हैं। ये तलबा की खालिस तरीन किस्म है। उनका दामन किसी किस्म की आलाइश से तर होने नहीं पाता,
کتابیں، امتحانات، مطالعہ اور اس قسم کے خرخشے کبھی ان کی زندگی میں دخل انداز نہیں ہوتے۔ یہ وہ بیان ہے جو پطرس نے دیا ہے، اور یہ ہر دور میں لاگو ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مصداق طلباء موجود ہوتے ہیں یا تعلیمی اداروں میں پائے جاتے ہیں۔ پطرس کے مختلف مضامین ایک کامل اور ماہر ادیب کے فنون کی عکاسی کرتے ہیں، خاص طور پر لاہور کا جغرافیہ۔ وہ اپنی بات کہنے پر مکمل عبور رکھتے ہیں اور بڑے سے بڑے موضوع کو نہایت مختصر، جامع اور دل نشین انداز میں رقم کر دیتے ہیں۔ ان کا حسن انتخاب ہی وہ وجہ ہے جس کی بدولت ان کا سرمایہ ادب لافانی بن گیا۔ مثال کے طور پہ لاہور کا جغرافیہ میں انہوں نے راوی کی بے بسی کو کس مختصر اور جامع انداز میں بیان کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4 دریا بہتے ہیں، اور جو نصف دریا ہے وہ تو اب بہنے کے قابل بھی نہیں۔ اسی کو اصطلاح میں راوی ضعیف کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پطرس کی یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے فقط چند مضامین لکھ کر اردو ادب کے اتنے بڑے مزاح نگار بن گئے۔ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی حاصل کرنے والے حکیم یوسف حسن پطرس کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ہند و پاکستان کی تمام مزاحیہ کتابوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور پطرس کے مضامین دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں تو پطرس کے مضامین بھاری رہیں گے۔ احمد شاہ پطرس بخاری اردو ادب میں ہمیشہ ممتاز رہیں گے، اور ان کا نام تا قیامت زندہ رہے گا۔ بقول شاعر، ادب میں لطافت کے جلوے بکھیرے، ہٹا کر افسردہ دلوں کے اندھیرے، تو لایا تبسم کے روشن سویرے، اے پطرس بہت خوب ہیں کام تیرے۔ آپ سب کی عنایتوں کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے۔ اس کے بارے میں تاثرات کامنٹ میں دیجیے، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔